गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है मेरी सभी को क्लियर? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। यस सर, ठीक है। तो पहली लेक्चर हम ले रहे हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, फर्स्ट लेक्चर। काफी चीजें जो इसमें आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में, पहली तो हम बात बता दें कि इसकी शुरुआत आपकी क्लास 9-10 से हो चुकी है कि ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें जो हम पढ़ के आए, बस पढ़ के आए, उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल नहीं पता कि हाँ ये चीजें क्या होती हैं और ये कैसे आती है, कहाँ से आती है, इस सारे के बारे में नहीं पता। 10th क्लास में कुछ चीजें जो हमने पढ़ रखी है और जो बेसिकली बात करें तो हमने याद कर रखी है, ये बात हमने 10th क्लास में देखा। सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री हम टोटल 4 फेज पढ़ते हैं। 4 फेज पढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वेटेज क्या है, कहाँ कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो स्कूल एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पता है कि स्कूल वाले डिसाइड करते हैं, हाँ, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके आइडेंटिटी वाले पोर्शन से और कुछ एंगल कन्वर्जन के क्वेश्चन से जो इनिशियल एक्सरसाइज में आपको मिले। उसके अलावा जेई मेंस एडवांस में इसकी जो वेटेज है वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा है, डायरेक्टली तो कम है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा है। ऐसे बोले कि डायरेक्टली अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस में पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन अगर इनडायरेक्टली बोले तो लगभग 4 to 5 क्वेश्चन में इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, मतलब इसकी जरूरत हमें पड़ती है 4 to 5 क्वेश्चन यानी ट्रिग्नोमेट्री। और ये बात तो छोड़ दे आप कि केवल मैथ्स तो अलग बात है, फिजिक्स भी बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हो कि करंट जो है साइनसोइडल है, यानी साइन कर्व की बात करें, साइन एक्स फंक्शन, किसी पीरियोडिक फंक्शन की बात कर ले, तो ये सारी चीजें कहां से आती है? ट्रिग्नोमेट्री से आती है। तो हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के 4 फेज हम पढ़ते हैं। टोटल कितने फेज पढ़ते हैं? 4 फेज पढ़ते हैं, हम आपको बताएं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमने बोला इसके 4 फेज हम पढ़ते हैं, 4 फेज पढ़ते हैं। जो पहला फेज होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, ये पहला फेज आप 11th क्लास में पढ़ते हो। इसको भी आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 2 फेज में पढ़ाता है। सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाता है, ठीक है। तो ये पहला फेज होता है जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। दूसरी फेज जो इसमें आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स जो आपके एनसीईआरटी में पीछे की तरफ दिया जाता है, बुक के एंड में जो दिया जाता है ना, जिसको टीचर्स या बाकी लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चीज है, आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, जिसको सप्लीमेंट्री पार्ट्स बोलता है एनसीईआरटी। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या पढ़ते हो, हम थोड़ा सा आपको अभी नाम बता दे रहे हैं ताकि वो चीजें सुनी रहे, आपके लिए फेमिलियर है। इसमें हम पढ़ते हैं साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स रूल, ठीक है। इस 3 चीज रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरी फेज आप इसको पढ़ते हो, इसमें वो पढ़ते हो आप हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ते हो? हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, पहले से 10th क्लास में क्या है इसके बारे में पढ़ के आए हो। तो इसके बारे में हम अगर बात करें हाइट एंड डिस्टेंस, तो क्या पढ़ते हो? आपको ही पता है कि 10th क्लास में आप इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस बोलते थे क्लास 10। और जो चौथा पोर्शन इसका आप पढ़ते हो उसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो चौथी चीज है जिसको आप आईटीएफ के नाम से जानते हो। ये जो 3 फेज है आपके पास, इसको आप 11th में पढ़ते हो, और ये जो चौथा फेज है इसको आप 12th क्लास में पढ़ते हो। ये जो 3 फेज है आप इसको 11th क्लास में पढ़ते हो, और जो चौथा फेज है आप इसकी किस में पढ़ते हो? 12th क्लास में पढ़ते हो। ये 4 फेज है ट्रिग्नोमेट्री में। सर 11th क्लास में हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं? तो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे,
और अगर काफी टफ पेपर बनता है, यानी अगर थोड़े से ऊपर लेवल की क्वेश्चंस पेपर बने, तो इससे चर्चा नहीं होती। ये प्योर आपका कॉम्पिटिटिव पोर्शंस है, जिसमें आप एनडीए ले लें, जेईई मेंस ले लें, एफकैट ले लें, बीटसेट ले लें, ठीक है, जिपमर ले लें, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईटीएफ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, रेयरली किसी जेईई मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन 12th क्लास में एक क्वेश्चन इससे रहता है, लेकिन ये 12th की बात। 11th क्लास में जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा इसका है और थोड़ा मोड़ा इसका स्कूल एग्जामिनेशन। अब हम आगे चलते हैं, जो चीज आप पढ़ चुके हो पहले से 10th क्लास में, हम बस उसको रिकॉल करते हैं कि जो चीज आप पढ़ चुके हो। तो हम इसका नाम दे देते हैं इंट्रोडक्शन। हम इसका क्या नाम दे देते हैं? इंट्रोडक्शन, जो आप पढ़ चुके हो। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले, तो क्या क्या आप पढ़ चुके हो? इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले, 10th क्लास में आप क्या क्या पढ़ चुके हो उसकी हम बात करें। आपने पढ़ा है किसी राइट एंगल, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कैसी बात हम कर रहे हैं? एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ाई की है। और वो क्या है? वो कुछ ऐसा आपने पढ़ाई की है कि अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल हो जहां पे ये वाला एंगल थीटा हो, ये 90 डिग्री हो, जिसका नाम आप देना चाहे तो दे सकते हैं ABC, ऐसा कुछ। ये आपका थीटा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। और ये एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी थीटा जो है यहाँ पे 0 से किसके बीच में लाई करेंगी? 90 के बीच में लाई करेंगी। तो इसके लिए कुछ चीज आपने पढ़ रखा है। पहले तो हम बात बता दें कि अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल सभी को पता है कि 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये सबका सम कितना होने वाला है? 180 होने वाला है, ये बात आपको पता है। ये चीजें हम 10th क्लास में पढ़ के आए। और यहाँ से हम क्या पढ़ के आए? यहाँ से हम ये चीज पढ़ के आए कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट एक केवल एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, इस बात को याद रखें, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई नहीं है। किसी ट्रायंगल के लिए कैसे अप्लाई होगा उस चीज को यहाँ हम पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और हमारा अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। उसके अलावा जो फंक्शन आपने पढ़ा है इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल आपने क्या पढ़ा है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा जो होता है यानी cos का उल्टा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और cot थीटा जो होता है उसको आप लिखते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप ये पढ़ के आए हो और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें याद हो। ये चीजें आप 10th क्लास में पढ़ के आए। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज आप पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए हो? कुछ आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो। तो जो आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आइडेंटिटीज आप कितने पढ़ के आए। तो कुछ आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो। पहली आइडेंटिटी जो पढ़ के आए हो वो पढ़ के आए हो sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप पढ़ के आए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका प्रूफ भी आप पढ़ के आए हो क्लास 10 में, ठीक है। दूसरी बात जो आप पढ़ के आए हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, या फिर ऐसे बोल दें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये दूसरी आइडेंटिटी आप पढ़। इसका बहुत सारा मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी है। जैसे इसको आप ये भी बोल सकते हो कि sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा प्लस का tan थीटा, ये भी आपका कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी का फॉर्म है, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी जो आप पढ़ के आए वो पढ़ के आ रहे हैं कि 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये भी आप पढ़ के आए। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1। ये तीन आइडेंटिटी आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो और उम्मीद करते हैं कि सभी को याद होगा। ये तीन आइडेंटिटी आप क्लास 10th में पढ़ के आए। इसके अलावा जो आप क्लास 10th से पढ़ के आए हो वो भी हम बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भी जो आप पढ़ के आए हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में भी आप पढ़ के आए हो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, इसमें जैसे आपका थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है जिसपे एंगल बनता है बेस और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। तो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। इतनी चीजें आप पढ़ के आए हो जो हमने फटाफट 5 मिनट में निपटा लिया कि इतनी चीजों से तो हम पहले से फेमिलियर हैं। पहले से क्या है? फैमिलियर। इसके बारे में हम पहले से पता और थोड़ा मोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं।
कुछ चीजें जो और आप पढ़ के आए हो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो भी पढ़ के आए तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बातें तो बेसिक है जो आप पढ़ के आए हो और इसके बारे में आपको पहले से पता है। तो सर 11th क्लास में क्या पढ़ना है, 11th क्लास में क्या पढ़ना है उसकी बात करें सर। 11th क्लास में क्या पढ़ना है, अब हम 11th क्लास में क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें तो ये सारी बातें तो आप पहले से जानते हो बेटा, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे पास चैट में कुछ आ नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है या आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। जीवान मंडल एंड ओके, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, सभी क्लियर है, अभी आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब यहां से हम देखते हैं कि क्या पढ़ना। बिल्कुल आसानी से हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल परेशान होना मत कि क्या है कैसे है। आप जिस तरह कंफर्टेबल रहोगे हम उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। हम आपकी मेरिट पे चलेंगे, मतलब आपके पास जितनी संसाधन है, जितनी नॉलेज आपके पास है, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को डील करना होगा। ये बात आप पूरी जिंदगी आप याद रखें कि बुक क्या दे रहा है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन कितने हैं, हमें उस चीज से मतलब नहीं होनी चाहिए। हम जितनी नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि बुक में तो बहुत सारी चीजें दी हुई, क्या सभी चीजें हम याद कर सकते हैं, सभी चीजें हमें आ सकती है क्या, नहीं। लेकिन जो चीजें आई हुई है उसके हेल्प से अगर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले तो हमारे लिए वो ईजी होता है। तो हमेशा याद रखें कि अलग अलग चीज पे, नई नई चीजों पे ध्यान दे, ठीक है, लेकिन जो चीजें आपको सबसे अच्छे तरीके से आती है आप उसी के हेल्प से काम करने की कोशिश करें। अब हम अगर इस बात को देखें कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, तो हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं इसको, एक तरीके से तोड़ के हम आपको समझाने कर रहे हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब कितना होता है 3। गॉन का मतलब, अगर गॉन का मतलब बात करें तो ये होता है हमारा साइड्स, और मेट्री का मतलब जो होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, 3 साइड मेजरमेंट। जैसे ही 3 साइड मेजरमेंट की बात होती है ना, सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो आता है कि ट्रायंगल की बात हो। किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल की बात। हाँ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बात ट्रायंगल की हो रही है, और ये बात हम क्लास 10 से जाए। लेकिन किसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, क्या साइड के मेजरमेंट की बात हो रही है, क्या एंगल के मेजरमेंट की बात हो रही है, किसके मेजरमेंट की बात हो रही है, तो यही चीज है। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इक्वेशंस जो है, इसमें जो है हम एंगल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। अगला जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है उसमें हम साइड मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, हाइट डिस्टेंस में मैच कर लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसकी हम उल्टी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें। तो मेजरमेंट की बात हो रही है, किसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहला जो हम इसमें उठा रहे हैं, यहां से आपका 11th स्टार्ट हो रहा है, सबसे जो पहली बात हम उठा रहे हैं एंगल। क्या उठा रहे हैं, एंगल। सबसे पहली बात कि एंगल क्या होगा, एंगल क्या होता है। आसान भाषा में समझाएं कि जब आपके पास कोई एक फिक्स्ड आर्म हो, क्या हो, एक फिक्स्ड आर्म हो, और इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई आपके पास एक रिवॉल्विंग आर्म, ठीक है, तो किसी फिक्स्ड आर्म के रेस्पेक्ट में अगर कोई रिवॉल्विंग आर्म है और वो किसी रोटेशन की हेल्प, मतलब कुछ रोटेशन अगर उसमें हो रहा है, तो जो रोटेशन है उसी रोटेशन को हम एंगल बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है कि जो रोटेशन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। कैसे लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो तब जो एंगल मिलता है वो पॉजिटिव एंगल मिलता है, और जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हो तब जो एंगल मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। वो क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। अब अगर बात करें कि एंगल का डेफिनेशन, तो हमने जो बोला उसी बात को लिख लेंगे एक लाइन में, आसान भाषा में लिख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो हमने बोला एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। हमने क्या बोला, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, किसका, ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन, कोई भी रिवॉल्विंग लाइन लेते, ठीक है, ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन, ऑफ ए रिवॉल्विंग line with respect to fixed line,
कोई एक फिक्स लाइन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, इसको हमने फिक्स लाइन बोल दिया, और इसके रेस्पेक्ट में कोई एक रिवॉल्विंग लाइन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल है इसको हमने थीटा बोला, ये हमने क्या बोला था, थीटा बोला था, मान लीजिए इसका थीटा 1 बोल दिया, और यहाँ पे अगर ये लाइन आ गया तो अब ये वाला एंगल जो है वो थीटा 2 बोल दिया। हम बार बार जो एंगल ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2। ये फिक्स लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है, चेंज होते चला जाएगा, जितनी ये रोटेशन होगी वैसे वैसे एंगल हमें मिल जाएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे कुछ रोटेशंस को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पे ये फिक्स लाइन है, ये मान लीजिए आपके पास फिक्स लाइन, और जो रोटेशन है वो आपने नीचे की तरफ कर लिया, यानी इधर की तरफ, और अगर नीचे की तरफ किया तो ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका एंगल जो हमने एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, थीटा 1 को। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज आप ले लिए ना, क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये माइनस थीटा को रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करेगा माइनस थीटा। यानी हम बोल रहे हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन गिव्स पॉजिटिव एंगल, ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव एंगल देगा। और क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरी बात, क्लॉकवाइज रोटेशन गिव्स नेगेटिव एंगल, और क्लॉकवाइज रोटेशन हमें क्या देगा, नेगेटिव एंगल देगा। अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं तो हमारा क्या देगा, नेगेटिव। जैसे हम आपको बताएं, थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर हम समझाने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइन और यहाँ एक आपने लाइन दे दिया ऐसे, तो अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो अगर ये 300 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको ऐसे मेजर करेंगे ना तो ये -60 डिग्री होगा, ये -60 डिग्री होगा, क्योंकि इस पूरे का सम तो 360 होना ही बात हमें पता है। थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करें तो एंगल हमारे क्या मिलता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन अब यहां हमने एक चीज लिखा और कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी, सर एक डिग्री, 300 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या है, ये क्या है? अब यहीं पे दूसरा टॉपिक हम खोलेंगे और वो होगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये हमने एंगल तो जान लिया कि क्या है, लेकिन सर इसको जो हम मेजर करते हैं, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि हम कभी कभी 30 डिग्री को 30 डिग्री लिखते हैं, कभी कभी उसको π/6 लिख दिए, 90 डिग्री को 90 डिग्री लिखा, कभी कभी π/2 लिख दिए। सर π/2, π/6, π/4 और 45 डिग्री ये क्या है, इसमें क्या मतलब कुछ फर्क है क्या इसमें, ऐसे क्यों करते हैं हम, अलग अलग चीज से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, तो ये हमारा बेसिकली जो है वो हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा क्या है, मेजरमेंट है। तो 3 सिस्टम जो हमारे पास जो है, 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल है, ठीक है, 3 सिस्टम ऑफ एंगल मेजर करने के, और उस तीनों सिस्टम को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यार, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। हमारे पास कितने सिस्टम है एंगल मेजर करने के, 3 सिस्टम है। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। हम अगर एंगल को मेजर करना चाहते हैं तो कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे मेजरमेंट का। लेकिन जो इससे क्वेश्चंस आएंगे वो कहां से आएंगे, ये क्वेश्चन वहां से आएंगे जब आपको बोलेगा कि किसी एक सिस्टम के एंगल को, मतलब किसी सिस्टम में दिया, जैसे डिग्री में दिया हो, तो बोलेगा उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है स्कूल एग्जामिनेशन, स्कूल बोर्ड में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। तो हम जो पहला सिस्टम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अगर बुक की लैंग्वेज में बात करें, बुक उसको जो बोलता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या बोलता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हम पहला जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहा है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। और आसान भाषा अगर आपके लिए करें तो ये बेसिकली इसी को हम डिग्री मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर, जिसको हम जानते हैं। अरे ये तो बुक की बात हुई, ये तो नाम भी हमें याद नहीं रहता, हाँ, हम तो बात डिग्री में ही करते हैं। तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर बोलते हैं। यानी इसमें हम एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। ये क्या कहता है इसकी बात करें तो हम लिख देते हैं कि इसमें क्या कहता है कि इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, हम पहले आपको बता देते हैं फिर नोट डाउन करा देंगे। इन दिस, इसमें हम क्या करते हैं
कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम डिग्री के नाम से जानते हैं, और एक एक पार्ट यानी जो इंडिविजुअल 90 यूनिट्स जो है उसको हम 1 डिग्री का नाम देते हैं। 1 डिग्री का नाम देते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक 90 डिग्री एंगल को 90 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को हमने 1 डिग्री का नाम दे दिया। बात समझ में आ रहा है? यानी इस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि एक राइट एंगल को हम क्या कर रहे हैं, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, ए राइट एंगल is divided into 90 equal parts called degree। क्या कहते हैं इसको? डिग्री। तो हमने एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 90 इक्वल पार्ट्स में, और उसको हमने क्या बोल दिया? डिग्री। और ठीक है, और इसी में लिख देते हैं one part is called 1 डिग्री। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे 1 डिग्री। एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री। फिर आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है कि जो 1 डिग्री है ना, उसको फिर से हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। किसमें? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी इसके आगे अगर हम चलें तो इसमें फिर हम क्या कहते हैं कि 1 डिग्री को जो है ना, 1 डिग्री को उसको हम किसमें? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब हम कह रहे हैं ईच डिग्री is divided into 60 equal parts called, इसको हम बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। इसको क्या बोलते हैं? मिनट। यानी हम अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि यही ब्रैकेट दे दे कि 1 डिग्री जो होता है वो बराबर हो जाता है 60 मिनट। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगेन ईच मिनट, हम बोल रहे हैं अगेन each minute is divided into 60 equal parts called second। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड बोलते हैं। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट। अब जो भी बातें हमने की ना, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि हम इस पूरे स्टेटमेंट में बोलना क्या चाहते हैं। हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हमने ये बोला है कि 1 राइट एंगल जो है, हम बोल रहे हैं 1 राइट एंगल जो है उसको हमने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हमने 90 डिग्री लिखा। 1 राइट एंगल को हम कितना लिख रहे हैं? 90 डिग्री लिख रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। कुछ ऐसी बातें हमने की, और इसीलिए इस सिस्टम का एक और नाम हो जाता है, और वो नाम है डिग्री मिनट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएमएस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएमएस सिस्टम। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 48 डिग्री है तो ठीक है 48 डिग्री है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि जो एंगल है वो 45 डिग्री 3 मिनट 45 सेकंड है, तो वो सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। वो बिल्कुल एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट दे रहा है। वो बिल्कुल क्या दे रहा है? एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट दे रहा है। तो ये बात हुई पहले सेक्साडेसिमल यानी डिग्री सिस्टम की। ठीक है? अगर 1 राइट एंगल 90 डिग्री है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री है, तो सभी को यहां पता हो जाना चाहिए कि 2 राइट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। हम इसीलिए लिख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे। 2 राइट एंगल कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मेजर जो है वो सभी को समझ में आ गया क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? तो फिर हम मिटाएंगे और आगे चलेंगे। चैट बॉक्स में लिखेंगे। अभी कन्वर्जन भी हम आपको बताएंगे। क्या एंगल का कंसेप्ट क्लियर है? डिग्री मेजरमेंट क्लियर है? ओके, जीवान मंडल क्लियर है? एक अनन्या का भी क्लियर है। ठीक है, तो हम बेटा आगे चलते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। जो दूसरा सिस्टम है जिसमें हम एंगल मेजर करते हैं, जो दूसरा सिस्टम है, ठीक है, उसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो हम दूसरा जो मेजरमेंट ले रहा है, इसको सेकंड जो ले रहा है, इसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम। और इसी का दूसरा नाम रेडियन मेजर भी है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर, इसके बारे में बात करते हैं। रेडियन क्या होता है, एक बात अगर आसान भाषा में, कुछ चीजें आप अभी सुने होंगे, अगर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें सुने होंगे स्टार्डियन, रेडियन। ठीक है, स्टार्डियन जो होता है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर जिसमें आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको, मतलब ये बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एंगल को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें दूसरा सिस्टम है जिसको हम सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर के नाम से जानते हैं। हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि रेडियन होता क्या और ये बनता कैसे। अगर रेडियन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम अगर बोले कि अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर सिस्टम है ना, नाम ही से पता है, एकदम नाम मेरिट पे जाएंगे, नाम ही से बात करते हैं कि अगर कोई सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम में मतलब हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसा रहा होगा, सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ सर्कल रहा होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक आर्क है आपके पास, ऐसे एक आर्क है यहाँ पे, ये ऐसे मान लीजिए आर्क है जिसका पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम, और बीच में यहाँ सेंटर है और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और इसको हम आर दे देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए जो ये भी आर्क है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको थीटा, ये क्या बन रहा है, थीटा। तो इस थीटा को आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ये थीटा जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है, रेडियस, यानी इसको थीटा को आप लिखते हो ए बी आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आपने आर ले रखा है, ये थीटा लिखता है, ये आपका एंगल का है। अब इसमें रेडियन क्या है, रेडियन का मतलब क्या है, तो अगर इस थीटा को हम ऐसे, अगर थोड़ा सा आपको दो चीजें हम इसमें बता दे रहे हैं, रेडियन क्या होता है और 1 रेडियन क्या होता है, तो हम दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे कि अगर इसको मान लीजिए कि रेडियन बोले, तो रेडियन को अगर हम डेफिनेशन की बात करें रेडियन की, तो हम 1 रेडियन को डिफाइन कर रहे हैं। क्या, किसको डिफाइन कर रहे हैं, 1 रेडियन। किसको डिफाइन कर रहे हैं, 1 रेडियन। 1 रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियन, ये जो ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट किया ये सी है, जैसे उसमें डिग्री था ना, ऊपर डिग्री लगा रहे थे, इसमें हम सी जहां पे कहीं भी दिखता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 रेडियन कब होता है, 1 रेडियन उस समय होता है जब जो आर्क लेंथ है और जो रेडियस है ये दोनों क्या हो जाए, बराबर, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको 1 रेडियन बोला जाता है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल, हाँ, इज द मेजर ऑफ एंगल subtended, is a measure of angle subtended किसपे, at the center of a circle, at the center, ठीक है, at the center of a circle, बोल सकते हैं center of a circle, किसके द्वारा, by an arc, circle of, ऐसे सोच सकते हैं by an arc of length, ठीक है, by an arc of length equal to radius of the circle, यानी 1 रेडियन उस समय होगा जब ए बी और जो आर है उस दोनों का लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस दोनों का लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब वहां जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। यानी अगर इसको 1 रेडियन होना है तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि ए बी आर्क और आर जो है इसमें इफ ए बी आर्क की लेंथ जो है और आर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हुई रेडियन की। लेकिन सर इसका लिंक कैसे है, कैसे इसको एस्टैब्लिश करेंगे रेडियन और डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहे, तो हम आपको एक चीज बता देते हैं और वहां से कन्वर्ट भी कर देते हैं कि अगर ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, हम आपको एग्जांपल के हेल्प से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने ले लिया सेमी सर्कल, ऐसे हमने एक सेमी सर्कल ले लिया, ठीक है, सेमी सर्कल ले लिया अगर यहाँ पे, तो ये वाला एंगल जो होगा सभी को पता करें सेंटर है, ये वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात तो सभी को पता है, लेकिन ये बात हमें नहीं पता भी, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है। अगर थीटा है तो इस पॉइंट का अगर हम कुछ नाम दे दें, कुछ पॉइंट अगर नाम दे दे, ओ दे दे, इसका नाम ए दे दे और इसका नाम बी दे दे, तो हम यही बोलेंगे कि यहाँ जो ये थीटा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में थीटा, वो यही बोलेंगे कि ए बी आर्क डिवाइडेड बाई आर होगा। ए बी आर्क डिवाइडेड बाई कितना होगा, आर, अगर ये आर है तो हाँ क्लियर है, सिंपल सी बात। और ए बी आर्क की बात करते हैं, सेमी सर्कल है बेटा, सेमी सर्कल है तो इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और चूंकि सेमी सर्कल है तो 2 को हटा दो यानी पाई आर, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है हमारा आर, आर आर कट के कितने के बराबर आई, आ गया पाई। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो 180 डिग्री था
ये 180 डिग्री यानी जो सेमी सर्कल था वो कितने के बराबर आ गया, पाई रेडियन के बराबर आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री जो है वो बराबर है पाई रेडियन के। कितने के बराबर है, पाई रेडियन। यानी यहां से एक रिलेशन हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि टू राइट एंगल कितने के बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। हमने इसको विजुअलाइज करके आपको दिखा दिया कि ये चीज प्रूफ कैसे होगी। हम ये डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन मन में क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए हमने इस चीज को बता दिया कि ये कैसे टू राइट एंगल यानी ये जो दो राइट एंगल जो आ रहा है सेमी सर्कल के लिए, ठीक है, वो कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। ये दूसरी बात। तीसरा जो सिस्टम, ये तो दूसरी सिस्टम हो गई रेडियन सिस्टम, ठीक है। तीसरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब क्या है सर, आउटडेटेड का मतलब है कि वो बिल्कुल मार्केट में यूज में है ही नहीं, मार्केट में उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, इतना आउटडेटेड है, ठीक है। नोट करें 2 मिनट, ठीक है, नोट करें।